और खबरें अभी तक ने आज दिन भर जो भी घटनाक्रम घटा है उसमें आपको सबसे आगे रखा। सबसे पहले हमने आपको खबर दी थी कि हरियाणा में बड़ा बदलाव हो चुका है और हो रहा है, नायब सैनी हरियाणा के नए मुख्यमंत्री होंगे। तो हरियाणा में नायब गठबंधन गायब। दो बड़ी खबरें थी आज की, दो बड़ी खबरें। पहली खबर थी कि बीजेपी और जेजेपी का गठबंधन टूट चुका है और दूसरी बड़ी खबर थी कि हरियाणा में सीएम का चेहरा भी बदला जा रहा है। और थोड़ी देर बाद ये चीजें खबर अभी तक ने कंफर्म की कि नायब सैनी नए मुख्यमंत्री होंगे। कुरुक्षेत्र से सांसद नायब सैनी को एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, हरियाणा के 11वें मुख्यमंत्री वो बन गए। इस बीच एक और बड़ी बात कि सोशल साइट एक्स पर आज कई नेताओं ने अपने नाम के आगे, अपने पोर्टफोलियो के आगे एक्स लिख दिया। मनोहर लाल, उन्होंने एक्स सीएम लिख दिया। दुष्यंत चौटाला एक्स डिप्टी सीएम लिख दिया। अनिल विज ने एक्स कैबिनेट मंत्री, कैबिनेट मिनिस्टर, होम और हेल्थ मिनिस्टर। लेकिन एक और नाम है देवेंद्र बोबली का, उन्होंने अभी तक नहीं लिखा है। ये बहुत सारी चीजें चर्चा का विषय है। वो आज पहुंचे भी थे, शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचे थे, जबकि उनकी पार्टी की बैठक थी दिल्ली में, वो वहां नहीं पहुंचे। बहुत कुछ इस वक्त हरियाणा की सियासत में हो चुका है और अभी होने की गुंजाइश बाकी है। हम सबसे पहले डिबेट की शुरुआत करेंगे, चर्चा की शुरुआत करेंगे, लेकिन एक छोटी सी प्रतिक्रिया मेरे से होगी जितेंद्र चौधरी की मैं लेना चाहता हूं। जितेंद्र, कितना बड़ा घटनाक्रम इसको माना जाए हरियाणा की राजनीति में? क्या कुछ बदलने वाला है? बीजेपी और जेजेपी के आने वाले वक्त में चुनौतियों की तरफ अगर हम देखते हैं तो किस तरह की होने वाली और नहीं होने वाली हैं? देखिए, बिल्कुल नासिर, अभी जो चुनौतियां हैं वो अगले कई दिन रहेंगी, क्योंकि अभी कैबिनेट का विस्तार होना है। उस कैबिनेट विस्तार के अंदर कौन कौन से मंत्री शामिल किए जाएंगे, ये अपने आप में बड़ी चुनौती है, क्योंकि तमाम समीकरणों को जो है कैबिनेट के माध्यम से साधने का काम जो है वो किया जाएगा। आज जिस तरीके का पूरा घटनाक्रम रहा, खबरें अभी तक ने सुबह 7:30 बजे से ही अपने दर्शकों को एक एक अपडेट जो है वो बताने का काम किया। नासिर, जब आप दर्शकों से बात कर रहे थे खबरें अभी तक की खबरों को लेकर के, आज सुबह से ही मैं देख रहा था हमारे इनपुट पर जिस तरीके से हमने जो खबरें आज जो है समय के हिसाब से जिस तरीके से भेजी है। नायब जो आज निर्दलीय विधायक हैं नैनपाल रावत, इसके अलावा कुछ और अन्य निर्दलीय विधायक जो हैं, आज सुबह 8 बजे मिलने के लिए पहुंचते हैं। खबरें अभी तक वहां मौजूद था और उनकी जो मुलाकात है उससे पहले और उसके बाद की जो बाइट है वो हमने दर्शकों को सुनाई। जब मुख्यमंत्री की तरफ से निर्दलीय विधायकों से ये पूछा गया कि क्या वो उनके साथ है, उनका साथ देंगे, इस पर एक विश्वास जो है वो लेने का काम यहां पर किया गया था। इसी के बाद अगर हम बात करें, हमने सभी निर्दलीय विधायकों से भी बात की थी और गठबंधन पर संकट को लेकर के 8:36 पर यह बात हमने जो है ब्रेक करने का काम किया था। 8:38 पर नासिर, हमने दर्शकों को यह बता दिया था कि गठबंधन टूट गया है। गठबंधन टूटने की जो खबर है वो हमने अपने दर्शकों को देना शुरू कर दिया था। इसी के बाद अगर हम बात करें, मुख्यमंत्री पूरी कैबिनेट के साथ खुद भी इस्तीफा देंगे और सभी निर्दलीय विधायकों से भी हमने बात की और यह खबर भी चलाई कि मुख्यमंत्री खुद भी इस्तीफा दे रहे हैं और पूरी कैबिनेट के साथ इस्तीफा उनकी तरफ से दिया जाएगा। राजभवन पे हम मौजूद थे, वो पहली तस्वीरें हमारे सिंगल कैमरा के नजर से पूरे प्रदेश के लोगों ने आज देखने का काम किया। वो तस्वीरें भी हमने यहां पर दिखाई। ऑब्जर्वर बनाए गए हैं, ये खबर हमने 10 बजे के आसपास जो है अर्जुन मुंडा, तरुण चुग और जो प्रभारी विप्लव देव हैं वो ऑब्जर्वर बनाए गए हैं। ये 10 बजे के आसपास ये खबर हमने अपने दर्शकों को देने का काम किया था। और नायब सैनी को लेकर के अगर हम बात करें तो 11 बजे से पहले नायब सैनी का नाम जो है हमने अपने टीम के माध्यम से दर्शकों तक पहुंचाना शुरू कर दिया था और करीब 11:10 पर जो है हम इस पर लाइव आकर के हमने डंके की चोट पर यह बात बताई थी कि उन्हें यह जिम्मेदारी दी गई है। उसके बाद जो ओथ है वो आज ही होनी है, 5 बजे होनी है, 5 मंत्री बनने हैं, इस बात की जानकारी भी हमने दर्शकों को देने का काम किया था। और अभी कल स्पेशल सेशन बुलाया जा रहा है, इसको लेकर के कैबिनेट से सम्मन जो है वो राजभवन भेजा जाएगा और राजभवन से जो है सेशन बुलाने को लेकर के जो कल का दिन है उसे निर्धारित कर दिया जाएगा। इस तरीके की जानकारी भी सामने निकल करके आई है। मंत्रियों के पोर्टफोलियो, 5 मंत्री पुराने ही 5 मंत्री होंगे, ये बात भी हमने अपने दर्शकों को बताई और इन 5 मंत्रियों के अभी पोर्टफोलियो कल शाम तक तय होंगे और कल विश्वास मत हासिल करने का काम सरकार की तरफ से किया जाएगा। और ये पूरा घटनाक्रम, एक एक घटनाक्रम बड़ी जिम्मेदारी के साथ समय से पहले, होने से पहले बताया और फिर तस्वीरों के साथ मोहर लगा करके खबरें अभी तक की तरफ से बताया गया। और जो चुनौतियां हैं वो चुनौतियां अभी आगे कैबिनेट के एक्सपेंशन को लेकर के है। कल विश्वास मत भी है, हालांकि कुछ विश्वास मत को लेकर के कल किस तरीके की
तस्वीर रहेगी। कुछ निर्दलीय विधायकों के अरमान इस बात को लेकर के रह गए, कुछ तो नए कपड़े भी सिलवा करके आए थे कि आज उनकी ओथ होगी, लेकिन खबरें अभी तक ने ये बात भी दर्शकों को पहले ही बता दी थी कि कोई नया मंत्री आज शपथ लेने वाला नहीं है। पुरानी कैबिनेट से ही जो मंत्री हैं वो रहने वाले हैं। बहुत शुक्रिया जितेंद्र आपका इस पूरी जानकारी के लिए। और हमारे साथ मेहमान भी जुड़ रहे हैं, बस मैं एक उनसे थोड़ी सी माफी चाहता हूं कि बस थोड़ी देर में आपके पास 1-2 मिनट में मैं आ रहा हूं। अनिल मोर मेरे साथ, मेरे सहयोगी अनिल, मैं बस आपसे पूछना चाहता हूं कि ये जो कुछ हुआ है हरियाणा की राजनीति में, ये कितना बड़ा बदलाव है, कितनी प्रभावित हरियाणा की राजनीति होने वाली है और कितनी धार अब आने वाले वक्त में अलग अलग पार्टियों के हिसाब से राजनीति में मिलने वाली है? देखिए नासिर, राजनीति अनिश्चितता का गेम है। अगर राजनीति की बात करें, सुबह हम चलाने लगे थे कि आज बीजेपी जेजेपी गठबंधन टूटेगा, फिर बात आई कि कई मंत्रियों के इस्तीफे होंगे, फिर बात आई कि पूरे मंत्रिमंडल का इस्तीफा होगा, फिर बात आई कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी इस्तीफा देंगे और देर शाम होते होते प्रदेश को नए मुख्यमंत्री मिल गए। तो ऐसे में राजनीति में कब क्या होता है किसी को पता नहीं लगता, दोस्त कब दुश्मन, दुश्मन कब दोस्त बन जाए पता नहीं लगता। और जो आज फैसला बीजेपी की तरफ से लिया गया, एक बड़ा फैसला लिया गया, मुख्यमंत्री जो नायब सैनी को बनाया गया, एक बड़ी जिम्मेदारी नायब सैनी को दी गई है। पूर्व मुख्यमंत्री अगर बात करें मनोहर लाल की, वो तकरीबन 9.5 साल के आसपास हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे। एक लंबा कार्यकाल उनका प्रदेश को लेकर रहा। इतने एक मंझे हुए खिलाड़ी के तौर पर वो हरियाणा में कह सकते थे, एक बड़े नेता के तौर पर उनका कद था। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल गुड़गांव में आए थे, प्रधानमंत्री की तरफ से उस वक्त मनोहर लाल की काफी तारीफें भी की गई थी, लेकिन एकाएक उनको बदल दिया गया। यानी बीजेपी की तरफ से जो फैसला लिया गया, एकाएक फैसला नहीं लिया गया। इसके पीछे बीजेपी जब भी कोई बड़ा फैसला करते तो बीजेपी की उसके पीछे एक बड़ी स्ट्रेटजी होती है, बड़ी प्लानिंग होती है और बड़े कई तरह के सर्वे बीजेपी की तरफ से करवाए जाते हैं कि किस तरीके से कब कोई फैसला लिया जाए, कब कोई कदम उठाया जाए। अब जो नायब सैनी को जिम्मेदारी दी गई, तमाम समीकरणों को ध्यान में रखते हुए ये जिम्मेदारी दी गई। अगर हरियाणा की बात करें, हरियाणा में 30% के करीब ओबीसी की आबादी पड़ती है। ओबीसी की आबादी को ध्यान में रखते हुए फैसला लिया गया है। नायब सैनी भी कोई नए नेता नहीं है, उनका भी एक लंबा चौड़ा अनुभव संगठन का रहा है। वो संगठन में बिल्कुल जीरो से उठे थे और आज वो प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, उससे पहले वो हरियाणा के अध्यक्ष बने। तो तमाम समीकरणों को ध्यान में रखते हुए बीजेपी की तरफ से कदम उठाया गया। और एक बड़ी बात यह है, जब पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जब मीडिया ने उनसे पूछा गया कि आपकी क्या जिम्मेदारी रहेगी, तो उनकी तरफ से एक बात को एक तरीके से एडमिट भी किया गया कि वो लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं। अगर वो लोकसभा चुनाव लड़ते हैं तो केंद्र में उनको एक और बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। यानी हरियाणा के लिहाज से एक बड़ा फैसला है। जहां मनोहर लाल को मुख्यमंत्री पद से हटाया गया, उनको केंद्र में और बड़ी भूमिका भी दी जा सकती है। इसका एक बड़ा मतलब ये है। वहीं जो नायब सैनी को यहाँ पर जो जिम्मेदारी दी गई है, गठबंधन तोड़ा गया है हरियाणा में, बीजेपी जेजेपी अब अलग अलग हो गए, जेजेपी को एक बाहर का रास्ता दिखाया गया। तो ऐसे में जिस तरीके से गठबंधन तोड़ा गया है, नई तरीके से सरकार का गठन किया गया, तो इसके कई बड़े राजनीतिक मायने हैं। बहुत शुक्रिया अनिल पूरी बातचीत के लिए, चर्चा के लिए। और मेरे साथ इस वक्त हमारे मेहमान भी जुड़ चुके हैं। रविंद्र ढुल साहब हैं कांग्रेस से, अर्जुन सुडेल जी हैं इनेलो से और सुमित हिंदुस्तानी जी हैं आम आदमी पार्टी से। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। रविंद्र ढुल जी, सबसे पहली प्रतिक्रिया, हरियाणा में आज जो कुछ हुआ, गठबंधन टूटा, सीएम बदले गए, नायब सैनी को जिम्मेदारी, मनोहर लाल उन्होंने इस्तीफा दिया, क्या कहेंगे, क्या प्रतिक्रिया, क्या आता है सबसे पहले जहन में? देखिए, जनता को मूर्ख बनाने की कवायद के अलावा कुछ भी नहीं है। जिस प्रकार से दुष्यंत जी कटसी दिखा रहे थे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ, कल तो नहीं है कि उनको इस चीज की जानकारी नहीं थी, बावजूद उसके कोर्ट से दिखाई गई। जिस प्रकार से आज जो है अलायंस को तोड़ा गया और उसको अलायंस को अभी तक तोड़ने को लेकर के ना भाजपा की तरफ से कुछ सार्वजनिक कहा गया, ना जेजेपी की तरफ से कुछ सार्वजनिक कहा गया, ना पार्टी के किसी नेता की प्रतिक्रिया आज नहीं आई है। भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता की प्रतिक्रिया नहीं आई है आधिकारिक तौर पर कि हमने अलायंस को तोड़ने का काम किया है। कोई उठने के लेकर के कोई प्रेस नोट नहीं, कुछ नहीं, किसी प्रकार से नहीं। ये केवल मात्र एंटी इंकम्बेंसी के वोटों को कहीं ना कहीं पटने की भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी की साझी कवायद है, जिसके तहत ये एक दूसरे के खिलाफ लड़ेंगे और बाद में पिछले चुनाव की तरह इकट्ठा होने के बाद में सरकार बनाने का अपनी तरफ से प्रयास। मतलब आप ये कह रहे हैं कि एक दूसरे के खिलाफ लड़ेंगे, लेकिन खिलाफ होंगे नहीं, हकीकत में होंगे दोस्त ही। मैं वही कह रहा हूँ। अच्छा, यस, यही कह रहा हूँ। आज भी एक है, ये अलग अलग दिखने का केवल ढोंग किया जा रहा है। ओके, अर्जुन सुडेल जी क्या कहेंगे, पहली प्रतिक्रिया?
देखिए, सबसे पहले तो मैं जो नई सरकार बनी है उनको बधाई दूंगा और उम्मीद करेंगे कि प्रदेश में अच्छे काम सरकार करे। और सबसे बड़ी बात, एक बात तो है कि जेजेपी को बाहर करना था, जो गठबंधन नहीं एक ठगबंधन था, ठगबंधन को बाहर करना था, ठगबंधन को तोड़ना था, जेजेपी को खत्म करना था। वो बात तो ठीक थी, ये तो बात सबको पता थी। लेकिन कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री का बदल जाना ये एक बहुत बड़ा विषय है, बहुत सोचने की बात है कि मुख्यमंत्री को बदलना, खट्टर साहब को बदलना, इसका मतलब तो सरासर ये है कि हरियाणा सरकार में कहीं ना कहीं कमी थी जो जनता को खुश नहीं रख पा रही थी। केंद्र सरकार को पता था कि भाई ये कुछ ना कुछ आज जो जनता, जो जेजेपी और बीजेपी ने मिलकर इस प्रदेश को 4.5 सालों में लूटने का काम किया, उससे कहीं ना कहीं जो जनता में आक्रोश था, प्रदेश की जनता नाराज थी, उसको कहीं ना कहीं ठीक करने के लिए मुख्यमंत्री को भी बदला गया। और ये गठबंधन नहीं, ये ठगबंधन था। ठगबंधन देखिए, जब तक खट्टर साहब की, दुष्यंत साहब की मिली भगत से इस प्रदेश को लूटने का काम किया गया, ठगने का काम किया, तब तक कहीं ना कहीं ये चलता रहा गठबंधन। और अब एक गठबंधन के साथ साथ मुख्यमंत्री बदला जाना, नासिर जी, ये सबसे बड़ी बात है। और मुख्यमंत्री बदलने का कारण सिर्फ यही रहा है कि प्रदेश की जनता आज भारतीय जनता पार्टी से नाराज है और लोगों में उनके प्रति नाराजगी है। और इसीलिए प्रदेश का मुख्यमंत्री बदला गया कि आने वाले समय 6 महीने में कहीं ना कहीं प्रदेश की जनता को खुश करके कि हमने मुख्यमंत्री बदल दिया है, तो दूसरे सिरे से वोट लेने का काम करेंगे। और कहीं ना कहीं जात पात का भी कुछ जहर घोला जा रहा है। तो इसलिए मैं कहीं ना कहूंगा कि आने वाले टाइम में भारतीय जनता पार्टी से हरियाणा प्रदेश के लोगों का मोह भंग हो चुका है और जेजेपी तो बिल्कुल खत्म हो जाएगी आने वाले टाइम में, वो खत्म है। चलिए, सुमित हिंदुस्तानी जी क्या कहेंगे? आज का जो घटनाक्रम घटा है, ये तो हमें लग रहा था कि 5 साल तक सरकार शायद ही चल पाए, विधानसभा चुनाव से पहले गठबंधन टूट जाएगा, इस पर तो लगभग सभी लोग कह ही रहे थे, लेकिन लोकसभा चुनाव से पहले और इतनी जल्दी अचानक से सब कुछ हो जाएगा, क्या कहेंगे? सुमित जी, आपकी आवाज, जी सुमित जी आपकी आवाज नहीं आ रही, एक बार प्लीज सुमित जी की आवाज चेक कीजिए। हमारे साथ पूर्व मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता कृष्ण बेदी जी जुड़ चुके हैं। नमस्कार कृष्ण बेदी जी। कृष्ण बेदी जी, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? सभी पैनल में जुड़े हुए साथियों को जी मेरी तरफ से सभी को नमस्कार जी। कृष्ण बेदी जी, ये सब कुछ इतनी जल्दी क्यों हुआ? गठबंधन टूटना ही था या फिर अचानक से तोड़ना पड़ा? नहीं, देखिए, कुछ विषय थे, वो सब आपको भी पता है, मीडिया को हमसे ज्यादा पता होता है। लोकसभा के अंदर हमने 10 के 10 लोग चुनाव लड़ाने के लिए हमारा सारा काम तैयार हो चुका था, परंतु जननायक जनता पार्टी के जो हमारे पिछली सरकार के अंदर डिप्टी सीएम के पास जिम्मेवारी थी और उनके नेताओं के वो सब जानकारी थी कि लोकसभा में उनका कुछ हक बनता नहीं था। अच्छा। तो उन लोगों ने मैं ना मानू की जिद की। केंद्रीय नेतृत्व ने भी, प्रदेश नेतृत्व ने भी बहुत नम्रता पूर्वक उन लोगों को समझाने का काम किया, परंतु वो लोग इसके लिए नहीं तैयार थे। तो आज उन्होंने सरकार को अलविदा कहा। अब अलविदा कहा तो वो तो सहयोगी की इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है ना, किसी के साथ कोई जबरदस्ती करके आप सरकार नहीं चला सकते। तो उन लोगों का क्या इसके अंदर तात्पर्य था, क्या उनकी योजना थी, क्या उन लोगों का सोच थी, क्या वो चाहते थे, वो तो अंदर की बात वो ही जाने। परंतु भारतीय जनता पार्टी ने पूरे मान सम्मान दिया, विभागों के अंदर कभी उनको कमी नहीं थी, सरकार के अंदर पूरा उनकी हिस्सेदारी थी, उनके कार्यकर्ताओं का पूरा मान सम्मान था और बढ़िया तरीके से मनोहर लाल जी के नेतृत्व में सरकार चल रही थी। परंतु अलग अलग राजनीतिक दल हैं, अपने अपने राजनीतिक भविष्य की सभी को चिंता होती है, उन्होंने अपनी चिंता की होगी। यदि उन्होंने अपनी चिंता की है तो फिर भारतीय जनता पार्टी को निर्णय लेना था ना। ठीक है, लेकिन इसमें एक बड़ा निर्णय और हुआ है, सीएम का चेहरा क्यों बदला गया? मनोहर लाल जी के नेतृत्व में तो सरकार अच्छी चल रही थी, आप कह रहे हैं मजबूत चल रही थी, लोगों के काम हो रहे थे। हाँ, मैं आपको ये एक बात पूछना चाहता हूँ और बड़ी विनम्रता से कि ये देश के अंदर पहली बार हुआ है क्या कोई मुख्यमंत्री का चेहरा बदला गया? नहीं, ऐसा तो होता रहता है। आपने मध्य प्रदेश में भी किया है, राजस्थान में भी किया है।
नहीं, अन्य कांग्रेस भी करती है जी, और भी दूसरी पार्टियां भी करती अभी। हैं। एक शायद मेरे एक साथी लोकदल के कोई बोल रहे थे, मुझे अभी नाम कांग्रेस के नहीं है। नेता और लोकदल के नेता दोनों यही सवाल उठा रहे थे जी। हाँ, मैं उनसे पूछ रहा हूँ कि बार बार ये प्रदेश अध्यक्ष बदलते हैं। अब लोकदल के लोगों ने तो 7-7 दिन के लिए मुख्यमंत्री बनाए थे। मुझे याद है ओम प्रकाश चौटाला जी को, इनको शायद ना पता उस समय का 89, 90, 90, 91 का 6 महीने के अंदर 4 मुख्यमंत्री बदल दिए थे। आप इस बात को बहुत बड़ा किसी विषय को लेके जाने की आवश्यकता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी बड़ी पार्टी है, नेतृत्व परिवर्तन भी एक प्रकृति के साथ चलने वाला नियम है, परिवर्तन प्रकृति का नियम है। और माननीय मनोहर लाल जी की जो मार्गदर्शन है, उनके अनुसार जो कोई काम है वो संगठन ने देखना है, पार्टी ने देखना है। मुझे नहीं लगता कि लोकदल के लोगों को और कांग्रेस के लोगों को क्यों चिंता हो रही है इस बात लेकिन एक और बात कह रहे हैं अभी कांग्रेस के नेता रविंद्र ढुल साहब कह रहे हैं कि देखिए ये गठबंधन टूटा नहीं है, ये अभी अलग अलग हुए हैं, मिले हुए हैं आपस में, कि अभी अलग अलग चुनाव लड़ते हैं फिर बाद में मिल जाएंगे। रविंद्र ढुल जी मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं। इनके पापा के साथ मैं विधायक मंत्री रहा, इनके पापा विधायक रहे, पार्टी से पिछली बार चुनाव भी लड़े। हमारे बड़े सीनियर लॉयर हैं और अपनी जिम्मेवारी बड़ी खूबी से निभा रहे हैं कांग्रेस के प्रवक्ता के नाते, और बड़ा काबिल दोस्त है मेरा ये। मैं तो इनकी उन्नति और तरक्की की बहुत बहुत कामना करता हूँ। परमपिता परमात्मा इनसे बहुत कुछ सीखने को हमें भी मिला है, परंतु ज्यादा चिंता बीजेपी की करने की बजाय और इस प्रकार की भ्रम फैलाने की बजाय ढुल साहब जरा कांग्रेस के एसआर ग्रुप को भी साथ बात कर लेते तो आपको जिम्मेवारी बनती थी आपकी। और रणदीप को तो आप कभी पोस्टर में भी जगह नहीं देते, किरण को कभी स्टेज पे जगह नहीं देते, शैलजा जी का कहीं मान सम्मान नहीं करते, और अभय सिंह यादव जी को आपने वहां कैप्टन अजय सिंह यादव को आप लोगों ने रेवाड़ी में एक साइड में बिठा रखा है। और जिनकी आप बात करते हो, चाहे राविंदरजीत सिंह है, चाहे धर्मवीर सिंह जी हैं, चाहे रमेश कौशिक जी हैं, अब कितना बड़ा लीडरशिप इनका टूट के इनके पास से तो आया कांग्रेस से बीजेपी में। यदि इतनी चिंता ही अपनी कर ले तो ज्यादा ठीक रहेगा। रविंद्र ढुल जी क्या जवाब देंगे आप? देखिए, मेरा जो बयान है, मेरा अपना बयान नहीं है, दीपेंद्र हुड्डा जी का 3 दिन पहले दिया गया बयान है। ये बाकायदा उन्होंने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी की तैयारी चल रही है जेजेपी और भाजपा के बीच में कि ये अलग होने का गठबंधन करेंगे। अच्छा, अलग होने का गठबंधन करेंगे, ये हुड्डा साहब का बयान है और उस बयान को मैं कोट कर रहा हूं, और वो 3 दिन पहले का बयान है। ये चीजें तो सार्वजनिक करनी पड़ेंगी, किस प्रकार से और क्यों और किस लिए इस प्रकार का कार्य हुआ, और इतनी अच्छी सरकार चल रही थी तो हमें जो है मुख्यमंत्री बदलने का प्रयास क्यों करना, हमें क्यों बदलना पड़ा, और इतने लास्ट मोमेंट पे इस तरह की घटनाएं क्या आई। बहुत सारी चीजें जो है सार्वजनिक होनी है भी बाकी है। जहां तक बात हमारे संगठन की रही तो निश्चित तौर पर हमारे संगठन में आपस में कोई 2 नेताओं के बीच में, 3 नेताओं के बीच में कोई मतभेद हो सकता है। लेकिन रविंद्र ढुल जी एक बात बताइए कि गठबंधन टूटते रहते हैं, बनते रहते हैं, ठीक है, अलग अलग राज्यों में आपकी सरकारें भी जब रही हैं, या तो बिहार की हम बात करें वहां भी सब कुछ हमने देखा, या इससे पहले भी हुआ है। सीएम के चेहरे जो कृष्ण बेदी जी कह रहे हैं कि इससे पहले ही बदले गए हैं, तो इसमें कुछ नया क्यों आपको नजर आ रहा है? नहीं, नया मैं क्यों कह रहा हूं, नया जो इलेक्शन से 2 दिन पहले नहीं होता है ऐसा। अच्छा, लोकसभा चुनाव का जो स्टार्ट हो चुका है, प्रचार स्टार्ट हो चुका है, 1 या 2-3 दिन में आचार संहिता लगने जा रही है। आचार संहिता के बिल्कुल ठीक 3 दिन पहले वो सरकार, वो पार्टी जो ये कहती है कि हम पूरे देश के अंदर 400 सीटें जीतेंगे, हरियाणा के अंदर 10 की 10 सीटें जीतने का काम करेंगे, वो मुख्यमंत्री बदलने का काम करती है। ये अलग है। अच्छा। इसको एड्रेस के साथ में नहीं लेकर के आ सकते, बिल्कुल भी नहीं लेकर के आ सकते। अर्जुन शुडेल जी, आप पर भी सवाल उठा दिए कि आपने तो पता नहीं क्या किया कि अपनी सरकार के टाइम। जी देखिए नासिर जी, बेदी जी बोल रहे थे कि जी मनोहर लाल खट्टर जी के नेतृत्व में बहुत अच्छी सरकार चल रही थी। अगर अच्छी चल रही थी तो 6 महीने और रह गए थे ना जी विधानसभा के। कहां परेशानी हो रही थी? परेशानी हो रही थी भ्रष्टाचार जो प्रदेश में इन्होंने फैलाया मिलकर के गठबंधन की सरकार ने, बेरोजगारी आज चरम सीमा पर है, और हर तरह के मुद्दे, जो किसान परेशान है, प्रदेश में हाहाकार मचा हुआ है। सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार को लगता था कि ये सिर्फ और सिर्फ खट्टर साहब और दुष्यंत की वजह से हो रहा है, इसलिए मुख्यमंत्री को बदला गया है। बेदी साहब को मैं बताना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री को इसलिए बदला गया, और अगर अच्छी चल रही थी तो बदलने की क्या जरूरत थी नासिर जी? अभी कुछ दिन की बात रहेगी, अडुल साहब कह रहे हो 3 दिन बाद आचार संहिता लग जाएगी, तो इतना क्या आफत आ गई थी, क्या हो गया, ऐसा क्या बवाल मच गया कि मुख्यमंत्री को बदलना पड़ा?
कृष्ण बेदी जी। जी भाई साहब, मैं रविंद्र ढुल जी की आवाज बड़ी कम थी फोन पे। हाँ। अब मैं उनकी बात तो मैं पूरी सुन ही नहीं पाया, तो मैं शायद उनका कोई रिप्लाई देने की स्थिति में नहीं हूँ, परंतु सुधैल जी की आवाज मुझे अच्छी तरह समझ में अच्छा, आ रही मैं बता दूं, रविंद्र ढुल ये कह रहे थे कि अभी 3-4 दिन पहले बीजेपी और जेजेपी में ये बात हुई थी आपस में कि अब हम अलग होने का गठबंधन कर रहे हैं दिखावे के लिए। अच्छा 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 अच्छा। तो वैसे तो सुनो मेरी बात, अब मेरी नजर में तो ढुल परिवार बहुत पुराना राजनीतिक परिवार है। इनके दादाजी भी शायद, मुझे एक्चुअली नहीं पता, 5 बार शायद विधायक रहे हैं, मंत्री भी रहे हैं। पापा भी इनके 2 बार विधायक रहे हैं। और मुझे तो इनके बारे में वकील हैं ये सीनियर, इसमें माननीय उच्च न्यायालय में पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के अंदर, परंतु खुफिया कब से ये काम सीआईडी का करने लगे मुझे जानकारी नहीं है। परंतु यदि सारी बातें इनको पहले से पता है तो इनको ये भी पता होना चाहिए था कि ये बड़े दमखल गढ़ रहे थे कि 10 की 10 लोकसभा सीटें हम अपने दम पे जीतेंगे। और आम आदमी पार्टी की तो 5000 वोट आए आदमपुर के अंदर, आम आदमी पार्टी का तो कोई जनाधार ही नहीं है। फिर नेतृत्व ने कह दिया इनको गठबंधन करो, फिर सारी की सारी पार्टी को बाईपास करके केंद्रीय नेतृत्व ने इनके एक सीट कुरुक्षेत्र की हमारे सुशील गुप्ता जी को दे दी। अब एक आधी सीट शायद इंडियन नेशनल लोक दल को दे देंगे, शायद एक आधी सीट फिर बीएसपी को दे देंगे। ये जानकारी बता देना इनको पता हो तो। अब ये जानकारी तो नहीं बताएंगे इनको, वो तो क्योंकि मीठा मीठा गप और कड़वा कड़वा थू। मैं आप लोगों के माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ कि हमने बड़े विनम्रता पूर्वक 4.5 साल सरकार में उन लोगों का सहयोग लिया और अच्छे तरीके से सरकार चलाई। और गुड गवर्नेंस के अंदर पूरे देश के अंदर मनोहर लाल जी का एक बहुत बड़ा पहचान बनी और गरीब की झोंपड़ी तक सब जरूरत की चीजें पहुंचाने का उन्होंने बहुत बड़ा काम किया। परंतु आज मैं आप लोगों के माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ, ये जिस प्रकार की बातें करने का कोई औचित्य नहीं है। मैं तो कह रहा हूँ कि अब सारी बातें यदि इनको पता है तो 2 दिन के बाद, 4 दिन के बाद, 10 दिन के बाद आचार संहिता लगेगी, चुनाव में जाएंगे, जनता देख लेगी, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। इसमें बहुत लंबी चौड़ी बात करने की जरूरत नहीं है। परंतु केंद्रीय नेतृत्व ने भारतीय जनता पार्टी ने आड़ा बड़ा दिल करके दुष्यंत चौटाला को, उनकी पार्टी को बार बार कहा कि आप लोकसभा में केवल हमारा सहयोग कीजिए, विधानसभा में मिलकर चुनाव लड़ेंगे। अच्छा। वो ना मानने की जिद पे अड़े हुए थे, तो कोई ना कोई तो निर्णय लेना था, वो निर्णय ले लिया। सुमित जी जी, मैं आता हूं सर आपके पास। सुमित हिंदुस्तानी जी हमारे साथ। उसी बात पे आता हूं मैं जी। रही बात माने मुख्यमंत्री जी की, मनोहर लाल जी अब नई जो एक योजना केंद्रीय नेतृत्व की पूरे प्रांतों में सभी में बनी है, अंडर 60 कुछ लोगों को हमने राजस्थान में भी मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री बनाए हैं, इसी प्रकार से मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के अंदर और अन्य प्रांतों के अंदर भी। तो ये कोई मुझे नहीं लगता कोई इसमें कोई विशेष बात है। तो सारा का सारा केंद्रीय नेतृत्व ने बड़े सोच समझ के निर्णय लिया है। और अब आपको पूरा यकीन है कि हरियाणा की 10 की 10 लोकसभा सीटें बीजेपी ही जीतेगी? अब आपके कोई टेंशन वाली बात ही नहीं रही अब? नहीं, हम कल भी जीत रहे थे। अच्छा। पिछले 5 साल से जीती हुई हमारी 10 की 10 सीटें, पिछले 5 साल से हम जीतते बैठे। जीतने वाली बात में तो कोई डाउट है ही नहीं, कहीं भी डाउट नहीं है। जिन्हें डाउट है वो डाउट अपना चेक करेंगे, हमें कोई डाउट नहीं है। सुमित हिंदुस्तानी जी, आपसे मैं पहले भी सवाल ले रहा था लेकिन आपकी आवाज नहीं आई। सुमित हिंदुस्तानी जी क्या कहेंगे हरियाणा के इस राजनीतिक परिदृश्य पर? आप सुन रहे हैं सभी की बात। मैं एक चीज कहना चाहूंगा, जिस प्रकार से आज मैं तो ये कहता हूं हरियाणा के लोगों ने आज सेमीफाइनल जीत लिया। अच्छा, वो कैसे जीत लिया? हरियाणा के लोग पहले दिन से ये बात कह रहे थे कि जो लोग 75 पार का नारा दे रहे थे और जिनके खिलाफ जमुना पार का नारा दे रहे थे, वो सत्ता की लालच में आकर अपने अपने स्वार्थ के लिए एक दूसरे के यार बन बैठे। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी का जो असली चेहरा है वो हरियाणा की जनता के सामने आ गया। ये लोग अपने मुंह मियां मिट्ठू बने रहे पिछले 4.5 साल से। हरियाणा प्रदेश को जो लूटने का काम इन दोनों राजनीतिक दलों ने जो किया है, आज उसका चेहरा सामने आ गया है। और मैं कृष्ण बेदी जी की बात सुन रहा हूं, कृष्ण बेदी जी कह रहे हैं हम तो कल भी जीत रहे थे, हम तो आज भी जीत रहे हैं। भाई 2019 के अंदर पूरी की पूरी मनोहर लाल खट्टर की कैबिनेट हार गई थी। सिर्फ मनोहर लाल खट्टर और आपके जो पूर्व में जो आपके गृह मंत्री थे अनिल विज जी जीते थे, जिनको आज आपने नाराज करके घर भेजने का काम किया। और वो बेचारे गोलगप्पे खाते हुए आज अपनी निंदा व्यक्त कर रहे हैं। और आप ऐसी बात कर रहे हैं कि हम तो कल भी जीते हुए थे, आज भी जीते हुए थे। जो आज के मुख्यमंत्री बने हैं, सबसे पहले तो मैं मुख्यमंत्री जी को बधाई देता हूं कि आपको हरियाणा प्रदेश का मुख्यमंत्री चुना गया।
लेकिन जो बर्ताव आपने 2014 में मंत्री बन के नारायणगढ़ के लोगों के साथ और हरियाणा प्रदेश के लोगों के साथ किया, जो बर्ताव आपने सांसद बन के कुरुक्षेत्र संसदीय क्षेत्र के लोगों के साथ किया, कृपया करके अगले 6 महीने या जितने भी दिन आप मुख्यमंत्री हैं, मुझे नहीं पता आप कितने दिन मुख्यमंत्री रहेंगे, वो बर्ताव आप हरियाणा की जनता के साथ मत करना। क्योंकि कुरुक्षेत्र संसदीय क्षेत्र के अंदर आपके जो मुख्यमंत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी के जो नवनियुक्त मुख्यमंत्री हैं, इनको गायब सैनिक कहा जाता है, क्योंकि ये किसी भी गांव में नहीं आए, किसी भी कॉलोनी में नहीं गए, किसी भी मंडी में नहीं गए। ठीक है सर। तो मैं तो ये बात बिल्कुल क्लियर कहता हूं, ये सिर्फ एक सोच समझी साजिश के तहत पिछले 4.5 साल से जो लुटेरों की सरकार जो हरियाणा प्रदेश में थी, अब उसका नया मुखौटा बनाकर आ गए हैं। और ये बात मैं आपको और चलिए ठीक है सुमित हिंदुस्तानी जी, आप जवाब ले लेते हैं। जी बेदी जी। नासिर जी नारिफ भाई एक बात और मैं अपनी बात जल्दी से मैं खत्म करूंगा। ठीक है। 29 मई को माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था कि अगर भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा प्रदेश के लिए कुछ काम किया हो तो मनोहर लाल खट्टर की शक्ल पे आके चुनाव लड़े। इन्होंने आज चुनाव से पहले ही अपना मुख्यमंत्री का चेहरा बदल दिया। ठीक है सुमित हिंदुस्तानी जी, फिर मैं दोबारा से आता हूं सुमित हिंदुस्तानी जी आपके पास। कृष्ण बेदी जी। नासिर जी, हेलो बोलिए आप। हाँ बेदी जी। ये सुमित हिंदुस्तानी जी हमारे छोटे भाई हैं, पड़ोसी हैं। अच्छा। परंतु किस प्रकार का वाहियात ये बोल रहे थे, इनको इतना कुछ समझ नहीं है कि मैं चैनल पे बैठा हूँ। क्या सदुपयोग किया इन्होंने। चैनल पे बैठने की आदत है मुझे। सुमित हिंदुस्तानी जी एक बार थोड़ा बोलने दीजिए उन्हें। सुमित हिंदुस्तानी जी, चैनल पे बैठने की आदत है। पिछले आपके पास क्या प्रूफ, आपके पास कौन सा प्रूफ है घोटाले का। चैनलों के ऊपर करता हूँ, आप अभी नए हैं। अरे बात सुनो, नए पुराने की बात नहीं है, आपके पास क्या प्रूफ है घोटालों का। वो तो आपको पता चल जाएगा अगर घोटाले नहीं हुए तो किसने पटाखे भेजा। पूरी पार्टी आपकी पूरी सरकार दिल्ली की जेल में, पूरी सरकार दिल्ली की जेल में पड़ी है। वाहियात की बात करते हो आप लोग। सारे शराब बेचने वाले लोग बैठे होते, यही हालत पंजाब में आपकी, यही हाल दिल्ली में है। वाहियात तरीके से बात करने का आपके पास असल है क्या। किसी के ऊपर भी उंगली उठाओगे आप लोग। दोबारा मुख्यमंत्री किसने ज्यादा दे दिया आपको, किसी पर भी उंगली उठा दोगे आप लोग। मुख्यमंत्री बना आपके पास क्या प्रूफ है। अगर मनोहर लाल कोई एफआईआर कराइए क्या। भारतीय जनता पूरी की पूरी पार्टी सरकार जेल में पड़ी है। जिम्मेदारी से कहो, आपके पास क्या जिम्मेवारी है ये बात कहने की। आप होते कौन नहीं बात कहने वाले, पहले प्रूफ लेके आओ। घोटालेबाज आपको लाइसेंस देंगे क्या। आपकी सरकार के आपके पास लाइसेंस देंगे इस बात को बोलने का। आपके पास बोलने का। अरे कुरुक्षेत्र विधानसभा में आने वाले कई 32 परिवारों के जो परिवार के लोग मर गए। कौन सा घोटाला कर दिया आपने। सरकार में नहीं लोगों ने पिया। कौन सा प्रूफ आपके पास घोटाला पढ़ने का। अरे आप लोग देश की शराब बेच के दिल्ली के अंदर आप लोगों ने पूरी सरकार जेल में पड़ी है। आने वाले लोगों के परिवारों का जो घर कर गए, सरकार में नहीं थी। आपके पास क्या प्रूफ है। इस प्रकार की वाहियात बात करने की क्या हिम्मत है। सुमित जी जब घोटालों की बात आती है, सुमित जी जब घोटालों की बात आती है तो फिर दिल्ली सरकार पर बहुत सारे सवाल उठने शुरू हो जाते हैं। और यही बात अभी कृष्ण बेदी भी कह रहे हैं। शराबियों की सरकार कच्चों की दुनिया भर का एक्साइज लूट दिल्ली में आपने। भाई मुझे एक बात बता, मंत्रिमंडल आपका पंजाब में जेल में पड़ा है। एक साल को जेल में डाला हुआ है। एक साल से ज्यादा क्या समझ रहे क्या से वाहियात है। दोबारा चैनल में मत बुलाना। चल बताओ। नहीं सर, ये तो अब बेदी साहब, ये तो आप वो भी आपकी तरह आप वक्त है, लेकिन मुझे एक बात बता, मनीष सिसोदिया के खिलाफ आपको क्या मिला। आपने आप जो हरियाणा की सरकार पर और जो आपने मनोहर लाल जी का नाम लिया उस पर वो कह रहे कि प्रूफ क्या आपके आप क्या मिला। सुमित हिंदुस्तानी जी सबूतों की बात होगी तो दिल्ली सरकार के जो 3 ईमानदार नेता नासिर जी, हाँ सुडेल बोले सर, एक मिनट सुडेल जी कुछ कह रहे हैं, फिर मैं और भी अपने रविंद्र जी भी कुछ कह रहे हैं। सुडेल जी। हाँ नासिर जी देखिए, बेदी जी बार बार जोर लगा रहे हैं, बार बार बोल रहे हैं कि शराब घोटाला हरियाणा प्रदेश में शराब लॉकडाउन के दौरान कितना बड़ा शराब घोटाला हुआ, जांच कीजिए ना जी। और रजिस्ट्री घोटाला, बेदी जी सुनिए, बेदी जी शराब घोटाला हरियाणा प्रदेश में भी हुआ है,
लॉकडाउन के दौरान बहुत बड़ा शराब घोटाला हुआ, उसकी जांच कीजिए। चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने 24 घोटालों की जो चार्जशीट दे रखी है उसको उसमें जांच कीजिए। जब आपकी जांच होगी तब पता चलेगा किसने कितने घोटाले किए। जांच जब होगी, जब जांच होगी बेदी साहब, फिर पता चलेगा आपको। चलिए सर, अभी अब हम थोड़ा सा बेदी साहब सुनिए, अब आने वाली चुनौतियां किस तरह की हैं राजनीति में लेकर, ये तो आरोप एक दूसरे पर सियासत में लगाए जाते हैं। कभी साहब जब घोटालों की जांच होगी तब पता चलेगा। दम भी होता है। मेरा एक सवाल यहां पर रविंद्र जी आपसे भी है। रविंद्र जी, एक बड़ी चुनौती मिलने वाली है, अब फाइट आपको लग रहा है कि अब त्रिकोणीय होने वाली है या इनेलो भी है लोकसभा चुनाव में? आम आदमी पार्टी के साथ एक सवाल उठाया था कि आप लोग भी कहते थे कि हम पूरी तरह मजबूत हैं, 10 की 10 सीटों पर जीतेंगे। बीजेपी ने तो जेजेपी को अलग कर दिया, उन्होंने कह दिया भाई हम जीतेंगे और हमें मालूम है। आपके साथ आम आदमी पार्टी को आना पड़ा है। जी देखिए, आम आदमी पार्टी का कांग्रेस का जो अलायंस हुआ है वो नेशनल लेवल पे हुआ है। केवल अब ये नहीं है कि केवल हरियाणा के अंदर ही इस प्रकार का कोई अलायंस हुआ है। ये हमारे IN जो इंडिया जो है नेशनल वो है पार्टी है, तो हम अलग अलग प्रदेशों के अंदर का जो है लड़ेंगे। मेरे पास एक बिल्कुल सीधा प्रश्न, भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हम 400 पार जाएंगे अब की बात में 550 से, तो इनके पास में 38 पार्टियों का एनडीए का अलायंस ये रूल कर रहे हैं। इनके पास में एक तरफा बहुमत है, वन साइडेड इनके पास में बहुमत है, इनको किसी भी और पार्टी की आवश्यकता नहीं है। जब भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार का अलायंस रख सकती है तो क्या कांग्रेस इस प्रकार का अलायंस नहीं रख सकती है क्या? ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण चीज है जिसके ऊपर हमको ये जो है सोचना पड़ेगा, पहली बात। अब जो दूसरी जो चीज महत्वपूर्ण है वो ये है कि हम बात करते हैं कि हरियाणा के अंदर जो है जिस प्रकार इनएफिशिएंट गवर्नमेंट चल रही है, तो एक चीज मैं थोड़ा मेरे हिसाब से करप्शन का एक मैटर मेरे सामने भी आ रहा है। 100 करोड़ का जो कोऑपरेटिव जो स्कैम है उसके बारे में भी मेरे हिसाब से भारतीय जनता पार्टी को जो है जिम्मेदारियां तय करनी पड़ेंगी कि इनके अधिकारी इनके कब और कहां इस मामले में बीच में इन्वॉल्व है, क्योंकि ये जो स्कैम पूरे प्रदेश स्तर के ऊपर हुआ वो बिना पॉलिटिकल विल के नहीं हुआ था। हमें पता है जो एक्यूट जेल के अंदर है वो किन किन नेताओं के क्लोज है, हमें उन चीजों का भी पता है। तो बहुत सारी चीजें जिनके ऊपर जो है भारतीय जनता पार्टी को उत्तर देना चाहिए। मेरे हिसाब से हम मजबूत हैं, हम लड़ने के लिए तैयार हैं और कोई कारण नहीं है कि कांग्रेस यहाँ पर जो है लोकसभा विधानसभा के अंदर जो है सीटें जीतने में सक्षम ना हो। ठीक है, कृष्ण बेदी जी। जी भाई साहब। कृष्ण बेदी जी, एक खबर जी, एक सवाल में अनिल विज भी नाराज होकर आज चले गए थे, शपथ ग्रहण समारोह में नहीं पहुंचे थे। उनकी तस्वीरें सामने आई थी, वो अपने घर पर थे, अपनी नातिन के साथ खेल रहे थे और मैं बिल्कुल आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूं। विधायक दल की मीटिंग के अंदर क्या बात हुई, मैं मीटिंग में उसमें नहीं था। अब वो क्या हुआ वो तो बातें अभी मेरे को पूरी जानकारी में नहीं है। अभी मैं तो सब समारोह से निकला हूं, ऑन द वे हूं, मैं टीवी पे नहीं जुड़ पा रहा, इसलिए मैं फोनों में आपसे बात कर रहा हूं। मैं रविंदर जी बोल रहे थे कि हमारा तो नेशनल लेवल पे गठबंधन है। नेशनल लेवल पे गठबंधन है तो नेशनल में पंजाब नहीं आता क्या? हिमाचल नहीं आएगा क्या नेशनल में? वो सिर्फ दिल्ली और हरियाणा में आगे खत्म हो जाता है या गोवा तक चला जाता है? दूसरी बात, अब इस प्रकार के इन्होंने 100 करोड़ का या कितने करोड़ का भी ये लगा रहे हैं कि कोऑपरेटिव का घोटाले की बात कर रहे हैं। मैं तो सीधी सीधी बात कह रहा हूं, एक हफ्ते के बाद हमको चुनाव में जाना है, जनता के बीच में चलते हैं ना। जनता ने देना मैंडेट, तो जनता ने देना है ना, किसको देना है? यदि हमने नौकरी नहीं दी, हमने घोटाला किया, हमने घपला किया, लोग को देंगे जवाब हमें। परंतु आदमी बात करने से पहले अपने किसी के ऊपर भी कोई भी आरोप लगा दोगे आप खड़े होके, ये चीजें ऐसा नहीं होता। मेरे एक दो साथी बोल रहे भाई आप टीवी के अंदर सो जाओ, हमने कब रोका आपको? परंतु ये आप टीवी में हमसे ज्यादा आने के बाहर है कि हमें क्यों अपमानित करोगे आप किसी की? मैं ईमानदार हूं, अच्छी बात है, परंतु दूसरा बेईमान है, ये मेरे पास कहां से प्रूफ आ गया? क्या लाइसेंस है मेरे पास इस बात का? मैं 2-3 चैनलों पे आम आदमी पार्टी के साथ आया हूं। इन लोगों का इस प्रकार का रवैया, ये सामाजिक बात करना नहीं, क्योंकि इनसे 10 साल बड़ा है, 20 साल बड़ा, क्या मामला है, इनको कोई सीमा का पता नहीं, किसी के ऊपर आरोप लगा दे। अरे घोटाले का आरोप लगाओ ना, किसने रोका? कोई पब्लिक में जाओ, सुनेगी पब्लिक। मैंने इस प्रकार से किसी का भी अपमानित करना कहां का रिवाज है ये?
सुमित नासिर हिंदुस्तानी जी, जी। जनता के बीच में जाना है, हमें 10 दिन के बाद जाना है, लोकसभा में जाना है, और ये कह रहे हैं हम तो देश की बात करते हैं, प्रदेश की बात करते हैं। अगर इनके घोटालों की बात कर दे तो इनको अपना अपमानित शहर हो जाता है। अगर इनको इनकी सच्चाई दिखाने लग जाए तो इनको अपना अपमानित लग जाता है। मैंने तो किशन बेदी जी को कोई पर्सनली कुछ कहा नहीं, आपकी हमने तो कुछ कहा नहीं। अगर बात रही घोटालों की, एक गांव में गए, एक गली में गए, बात सुने, अगर बात रही घोटालों की तो दिल्ली के अंदर आपने कौन सा प्रूफ दे दिया? दिखा के जाना हमारा दिल्ली के अंदर आपने कौन सा प्रूफ दे दिया? मुझे एक बात तो बता दो। अरे आपकी उन लोगों के काम भी किए एजेंसियां हैं, उन्होंने कोई प्रूफ दिया है क्या सर? आम आदमी पार्टी का कोई सवाल आज तक करे, कोई प्रूफ दिया ये तो अपना चुनाव लड़ रहे थे। चलिए सर, थोड़ा सा हम ना एक दो सवाल और थे मेरे, मैं एक एक करके आप सबसे पूछना चाहता हूं। खिलाफ कोई प्रूफ दिया हो? अर्जुन सुडेल जी, जी अब हरियाणा में जो राजनीति आपको नजर आ रही है वो किस तरह की नजर आ रही है? कोई प्रभाव हरियाणा की सियासत में मतदाताओं पर पड़ने वाला है इस गठबंधन के टूटने से, नए सीएम के आने से? देखिए नासिर जी, मैं पहले भी कह चुका हूं क्योंकि कि बीजेपी ने तो देश में भी हैट्रिक का दावा किया है और हरियाणा में भी किया है। दावा तो बहुत लोग करते हैं, दावा करने से कुछ नहीं होता। प्रदेश की जनता में आज बड़ा आक्रोश है, इसी वजह से गठबंधन टूटा है और इसी वजह से मुख्यमंत्री को बदला गया कि किसी तरह जनता के इस आक्रोश को कम किया जाए। प्रदेश की जनता बिल्कुल पिछले 4.5 साल में समझ चुकी है और वो भारतीय जनता पार्टी को बाहर का रास्ता दिखाने का काम करेगी। और घोटालों की रही बात, घोटाले तो जब जांच करिएगा ना तो घोटाले हैं प्रदेश सरकार पर। और दूसरी बात, अब ये गठबंधन इसलिए टूटा है कि अब तक सब लेन देन ठीक चल रहा था, भ्रष्टाचार सब ठीक चल रहा था, अब लेन देन में फर्क आ गया, इसलिए इस गठबंधन को तोड़ दिया गया। तो डैल साहब आप मीडिएटर थे क्या लेने देने के? बेदी जी सुनिए मेरी बात, सुनिए, नहीं, ये सबको पता है। तो आइए आप बेदी जी सुनिए ना, ठीक रहा जो बोल दिया लोकसभा की सीटों का, अगर आप हमें बच्चा विचार विमर्श ठीक से नहीं हुआ, इस वजह से। बेदी जी सुनिए ना, बीच में बेदी जी सुनिए, हमने आपकी बात सुनी, आप सुनिए। सुमित जी, बेदी जी सुनिए, अपनी बात बेदी जी सुनिए। सुनील जी, देखिए मैं कह रहा हूँ, इंडियन नेशनल लोकदल पहले भी चुनाव लड़ी है, नगर परिषद का चुनाव लड़ी है। बेदी जी सुनिए ना, सुनने का मादा रखिए मंत्री जी, सुनिए। सुन रहा हूँ भाई जी, सुन रहा हूँ। सुनिए। तो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी जिला परिषद, नगर परिषद अपने सिंबर पर लड़े हैं और 10 की 10 लोकसभा सीटें भी अपने सिंबर पर लड़कर जीतने का काम करेगी। मैं तो कह रहा हूँ 543 लड़ो, किसने रोक रखा है? और दूसरी बात, और पीछे जो लोग आज दावे कर रहे हैं उनमें से कुछ लोग छोटे से चुनाव में भी हार गए हैं, पूरे प्रदेश को पता है, मैं कहना नहीं चाहता। छोटे से चुनाव में भी हार गए, वहां पर भी जबरदस्ती करने की कोशिश की थी शाहबाद के अंदर, वहां पर भी छोटा सा चुनाव हार गए। जो बड़े बड़े दावे कर रहे थे, शाहबाद के अंदर छोटा सा चुनाव भी हार गए, वहां पर प्रशासन को लेकर भी पहुंचे, लेकिन जीत फिर भी नहीं हुई। तो ये सिर्फ और सिर्फ दावे करने से कुछ नहीं होता। मैं आपको दूसरी बात कहता हूँ, छोटे बड़े चुनाव की बात नहीं मैं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि 543 पे लड़ी, हमने कब रोका आपको? तो बड़े बड़े दावे करने वाले वहां भी तो हार रहे हैं ना, अब देखेंगे ना लोकसभा विधानसभा में क्या होगा। पहले छोटा सा चुनाव तो जीत लीजिए, बड़े चुनाव तो बाद में जीते जाएंगे। ना तो सर्टिफिकेट देने की जरूरत है, सर्टिफिकेट नहीं, वो तो पूरे प्रदेश को पता है, सर्टिफिकेट देने की जरूरत ही नहीं है, पूरे प्रदेश को पता है, पूरे प्रदेश ने देखा है, टीवी चैनल पर चला है किस तरह से प्रशासन का दबाव बनाकर चुनाव जीतने की कोशिश की गई, प्रशासन पर दबाव बनाकर चुनाव जीतने की कोशिश की। जमानत भी नहीं बची उसके बाद तो ताऊ देवीलाल को मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री तक हमारे दम पे, बीजेपी के दम पे ताऊ देवीलाल ने कभी प्रशासन का सहारा लेकर चुनाव जीतने के काम नहीं किए। ताऊ देवीलाल सिर्फ जनता के बीच में गए हैं, ठीक है सर, ठीक है। जबरदस्ती नहीं की गई, प्रशासन को लेकर हारे उम्मीदवार को जितवाने की कोशिश नहीं की। थोड़ा सा 70 में भी, 87 में भी, 2000 में भी, 99 में भी बीजेपी देवीलाल जी प्रशासन को लेकर हारा हुआ चुनाव जीतने नहीं गए, ठीक है, जबरदस्ती नहीं की है चुनाव में। एक आरोप विपक्ष के नेता ये भी लगाते हैं बीजेपी पर और ये कह रहे हैं, अभी हरियाणा में कांग्रेस के नेताओं की तरफ से भी कुछ बयान आए, आपकी तरफ से भी बयान आए कि जेजेपी जो साथ में सबने देखी रहता है है, किस तरह हुई थी शाहबाद के अंदर, अर्जुन सबने देखी है, बीजेपी जो साथ में कोई रहता है तो फिर उनको खत्म कर देती है उस पार्टी को, ये आरोप विपक्षी नेता और लगा रहे हैं। जैसे ऐसा कुछ नहीं है, अब जैसे आम आदमी जेजेपी के कुछ विधायक बीजेपी के साथ नजर आ रहे हैं, तो उस पर आपका जी से लेके चौटाला जी के घर में दीवा बीजेपी की वजह से बड़ा नहीं, आज तक बुझा पड़ा, जड़ा ही नहीं। आज पूरा का पूरा परिवार बीजेपी के साथ है जी। दीवा नहीं बना, देवीलाल जी का दीवा चलाया तो बीजेपी ने चलाया 3 बारी,
देश का उप प्रधानमंत्री बनाया तो बीजेपी ने बनाया। दीवा, हमने तो किसान आंदोलन में इस्तीफा देकर दोबारा से चुनाव जीतने का काम किया। हम तो प्रदेश की जनता के साथ हैं। हमने तो चुनाव जीतने का काम किया। पूरे देश में किसी ने इस्तीफा नहीं दिया था। चौधरी अभय सिंह चौटाला ने इस्तीफा देकर चुनाव जीतने का काम किया बेदी जी, और वो अपने दम पर किया, प्रदेश की जनता के दम पर किया। प्रदेश की जनता में प्यार था तब इस्तीफा देकर चुनाव जीतने का काम किया हमने। इस तरह हम लोगों का सहारा लेकर नहीं, 2 से 3 उपचुनाव जीता हमने अपने दम पर। जनता के प्यार था, जनता का समर्थन था। एलनाबाद का उपचुनाव जीता, किसानों को समर्थन। मैं आता हूं सर दोबारा से इस्तीफा देकर। रविंद्र ढुल जी, ये जो गठबंधन टूटा है, तो इससे आपको क्या लगता है जेजेपी पर कितनी बड़ी चुनौतियां आई हैं और बीजेपी कितनी मजबूत है हरियाणा के अंदर? बीजेपी की मजबूती दर्शाती है, जेजेपी पर किस तरह का फर्क पड़ने वाला है? आज जेजेपी के प्रवक्ताओं की तरफ से तो ये कहा गया कि हम अपने कार्यक्रम में लगे हुए हैं, कल हिसार में जो होने वाला है वहां पर हम बताएंगे कि क्या कुछ हुआ था। देखिए, जहां तक वह जननायक जनता पार्टी की है तो मेरे हिसाब से बिल्कुल स्पष्ट तौर पे इनके खुद के विधायक दादा गौतम ने क्लियर तौर पे कहा था, सौदा ही कुछ नहीं। जननायक जनता पार्टी का हरियाणा के अंदर तो वजूद पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। इनका वजूद किस चीज के ऊपर था? इन्होंने कुछ सीटों के ऊपर बहुमत हासिल करके विधायक बनाए, वहां पर भारतीय जनता पार्टी को कोस कर, उनके जो है नेताओं को कोस कर, उनके खिलाफ आरोप लगाकर, उनको जमुना पार भेजने की बात कहकर इन्होंने बहुमत हासिल किया। 10 सीटों के ऊपर अपने विधायक बनाने का काम किया। उन 10 विधायकों में से भी 5 विधायक आज भारतीय जनता पार्टी के साथ में बैठे हुए। इनके पास इनके विधायक नहीं है, इनके नेताओं के पास में कोई विजन नहीं है, इनके कार्यकर्ता टूट चुके हैं जमीन के ऊपर, इनका सिस्टम टूट चुका है, इनका वोटर टूट चुका है। क्योंकि यथाश था कि जिन जिन चीजों की बात कह करके एजेंडा के ऊपर ये विधायक बना करके लाए थे, वो उसमें से कोई भी चीज फुलफिल नहीं कर पाए। तो मेरे हिसाब से जेजेपी पूरी तरह से हरियाणा के अंदर में इरेलीवेंट है। तो मेरे हिसाब से जो एजेंडा है भाजपा और भाजपा का अलग होने का, ये को बहुत ज्यादा इनको बेनिफिट ज्यादा देने वाला नहीं है, क्योंकि वोट फिर भी विपक्ष की तरफ कंसोलिडेट ही रहेगा और इनके चक्रों में अब वोटर नहीं आएंगे। ठीक है, कृष्ण बेदी जी, कि गठबंधन में रहने से भी कोई आपको फायदा नहीं होता और गठबंधन तोड़ने से भी कोई फायदा नहीं है। विपक्ष की तरफ पब्लिक का मूड बन गया है, रुझान बढ़ गया है। रविंद्र साहब कह रहे हैं, देखिए इसी हफ्ते में शायद आचार संहिता लग जाए और लोकसभा चुनाव में सभी लोग मैदान में होंगे, जाएंगे जनता के पास, और उसके बाद जो रिजल्ट आएगा वो देख लेंगे। इसमें क्या बड़ी बात है? इनका आकलन ठीक हो सकता है, बहुत लोग इनको प्यार कर रहे होंगे, बहुत लोग इनको सम्मान कर रहे होंगे, बहुत लोग इनको आस दिखा रहे होंगे, परंतु अब वो तो मतपेटी के बाद रिजल्ट आएंगे ना जी। परंतु मतपेटी के बाद फिर आरोप लगाएंगे जी ईवीएम ने धोखा हो गया जी। अरे धोखा तो जनता करती है आप लोगों के साथ। जब आप लोगों ने उनके साथ अत्याचार कर रखे हैं, जुल्म जातियां कर रखी हैं, तो वो लोग भूले थोड़ी है जख्म, चाहे लोकदल के हैं चाहे कांग्रेस के हैं। जब तो उनको नौकरियां परिवार में देंगे, किलोई सांगी से कहीं बार योग्य आदमी उनको मिलेगा नहीं। जब तो अशोक तंवर की बेइज्जती करके उतारेंगे उसको, शैलजा जी का अपमान करेंगे, कैप्टन अजय यादव सिंह जी का अपमान करेंगे, किरण चौधरी जी का अपमान करेंगे, शैलजा जी का अपमान करेंगे, रणदीप सुरजेवाले का कंडा निकालेंगे, तब तो ये ऐसे अपने हरकतें करते हैं। परंतु जब रिजल्ट आते हैं फिर कहते हैं ईवीएम खराब होगी। अब इन सारी चीजें रिकॉर्ड करके रख लो आप नासिर जी, आप तो बड़े वरिष्ठ हमारे पत्रकार हो, सारी बात आपको ध्यान में है। आज ये बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, फिर उसके बाद दूसरी बात पे आ जाएंगे और अपने जो घर के अंदर का सिर फुटबॉल है, अब यहाँ पे आरोप लगाने शुरू कर दिया आम आदमी पार्टी ने। मेरा एक आखिरी सवाल और है आपसे, कांग्रेस हमें साथ नहीं दे रही, कांग्रेस हमें मेरा एक आखिरी सवाल और है आपसे कि क्या आप लोगों को ऐसा लग रहा था कि अगर जेजेपी को 1 सीट मिल जाती है हरियाणा में तो जेजेपी वहां नहीं जीत पाएगी, इसलिए आपने गठबंधन तोड़ दिया? नहीं, हमने गठबंधन नहीं तोड़ा। हमने तो उनको ये कहा था कि 10 की 10 सीटों भारतीय जनता पार्टी की जीती हुई है, हम अपने भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पे 10 की 10 सीट लड़ेंगे। आप लोगों को विधानसभा के चुनाव तक का हमारा गठबंधन है, विधानसभा के चुनाव में सीट शेयरिंग करेंगे जब विधानसभा का चुनाव आएगा। परंतु वो साथी मानने के लिए तैयार नहीं थे। वो जिद करके हमारे कभी हिसार पे क्लेम करते थे, कभी भिवानी महेंद्रगढ़ पे क्लेम करते थे, कभी सरसा पे क्लेम करते थे। जिस प्रकार की सारी बातें आपको छुपी हुई तो है नहीं कोई। और भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व ने, आदरणीय नड्डा जी ने भी और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी और नड्डा जी ने तो राजनाथ सिंह और अनुराग ठाकुर जी के नेतृत्व में एक टीम भी बना दी थी, बैठ के बात करेंगे भाई सीट शेयरिंग की कोई बात होगी तो। और वो मानने के लिए कहीं तैयार नहीं थे। उनको कहीं ना कहीं लगता था कि हमने चुनाव लड़ना ही इस प्रकार से है, या उनका गठबंधन तोड़ने का मन होगा, कि क्या बात रही होगी।
वो विषय तो बाद में क्लियर होगा। ठीक है सर। परंतु भारतीय जनता पार्टी ने गठबंधन धर्म निभाने का पूरा प्रयास किया और आखिरी तक हम प्रयासरत रहे, और जब वो नहीं माने तो फिर भारतीय जनता पार्टी ठीक ने है ले सर, लिया। बहुत संक्षेप में सुमित हिंदुस्तानी जी आखिरी प्रतिक्रिया जल्दी से सर। देखिए, जो हरियाणा प्रदेश के अंदर इंडिया अलायंस की 10 सीटें हैं वो पूरी बहुमत के साथ हम लोग जीतने वाले हैं। और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि चुनावों में पता चल जाएगा, देखिए सर, चुनावों में तो पता चल ही जाता है क्योंकि अब ज्यादा दिन नहीं बचे हैं। लेकिन अगर आप इतने आश्वस्त हैं अपनी जीत को लेके, तो अभी तक आपने हरियाणा प्रदेश की एक भी सीट को अनाउंस नहीं किया है। जिस सीट पे आपके प्रदेश अध्यक्ष अपना दावा रखते थे, आपने उनको मुख्यमंत्री बना दिया, यानी कि पहला सांसद तो आपने वहां से हटा दिया है। नायब सैनी जी की आपने टिकट ही काट दी है कुरुक्षेत्र के अंदर। अब आपके पास कोई और मुख्य तौर पे कोई चेहरा है नहीं है, आप फिर कोई नया पैराशूटेड कोई चीज लेकर आएंगे। लेकिन नासिर जी, मैं पूरी ईमानदारी और जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूँ, हरियाणा प्रदेश के अंदर इंडिया अलायंस पूरी मजबूती के साथ हरियाणा प्रदेश के लोगों का विश्वास और भरोसा जीतने का काम करेगा। और इन जुमलों से जो ये जुमलेबाजी करते हैं, इन जुमलों से निजात दिलाने का काम इंडिया अलायंस के लोग। मैं आता हूं सर आपके पास आखिर में जी। अर्जुन सुडेल जी। जी देखिए, ये तो जो आज हुआ है ये बहुत पहले होने वाला था। 2019 में जो लोग किसी को 75 पार का नारा दे रहे थे कि वो उनको जमुना पार का नारा दे रहे थे, लेकिन फिर किसी लालच के वंश वो दोबारा उनकी गोदी में बैठ गए। दोनों ने लालच किया और वो लालच आज तक चलता रहा। जब लालच खत्म हुआ तो वो गठबंधन ठगबंधन सब खत्म हो गया। तो इंडियन नेशनल लोकदल की अगर मैं बात करूं, चौधरी अभय सिंह चौटाला जी हमेशा से जनता के बीच में रहे हैं। विपक्ष की भूमिका में कांग्रेस होते हुए भी विपक्ष की भूमिका अभय सिंह चौटाला जी निभा रहे हैं। और चाहे वो विधानसभा की बात हो, चाहे विधानसभा के बाहर की बात हो, और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के साथ किसान वर्ग सारा प्रदेश खड़ा है। और हम 10 की 10 सीटों पर चुनाव लड़ने का काम करेंगे और अच्छे मार्जिन से कई सीटें जीतने का काम करेंगे। रविंद्र ढुल जी। जी नासिर, कांग्रेस पूरी तरह से मजबूत इलेक्शन लड़ेगी। जो इंडिया अलायंस है हमारा, आम आदमी पार्टी को उसके अलायंस के तहत एक सीट जो क्षेत्र मिली है, हमें विश्वास है कि हम कुरुक्षेत्र भी जीतने वाले हैं, इसमें कोई शक नहीं। बेशक से वो होम सीट हो, वर्तमान मुख्यमंत्री हमारे जो नायब सैनी जी को बनाया है उनकी होम सीट है, लेकिन उनके खिलाफ भी कितनी एंटी इनकम्बेंसी वहां पर थी कुरुक्षेत्र लोकसभा में, वो किसी से छिपी हुई नहीं है। करनाल लोकसभा के अंदर जो इनके सांसद है वहां पर अब मुझे पता लग रहा है कि वर्तमान पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी उससे में चुनाव लड़ने का काम करेंगे। तो ये खुद कंफ्यूजन की सीट पे कौन लड़ेगा, कहाँ लड़ेगा, हमारा पैनल तैयार है। केंद्र के पास में हम भेज चुके हैं, सेंट्रल इलेक्शन कमेटी के पास में। बहुत जल्दी हम अपने उम्मीदवार भी घोषित करने वाले हैं। वेदी जी। देखिए, पहला नंबर तो ये कह रहे हैं कि इंडिया जो गठबंधन है वो बड़ी मजबूती से चुनाव लड़ेगा। हमें बड़ी खुशी है, विपक्ष का मजबूत रहना चाहिए। परंतु ये कह रहे बड़ी मजबूती से सरकार भी बनाएंगे। हम इनसे जरा एक बात पूछ लें, पूरे देश के अंदर ये कितनी सीटों पर लड़ेंगे, ये डाटा है इनके पास। दूसरी बात, लोकदल कह रही है कि हम 10 की 10 सीटों पर, कुछ सीटों पर हमारे उम्मीदवार जीत भी सकते हैं। जीतने के बाद जाएंगे कहाँ? कांग्रेस में जाएंगे। आप कहाँ बैठेंगे? दूसरी बात, अब जितनी जानकारी रविंद्र ढुल जी बीजेपी की कुरुक्षेत्र लोकसभा की भी रख रहे हैं, वो टिकट उसको नहीं मिलेगी, वो मनोहर जी को मिल जाएगी, उसको ये मिल जाएगी। यदि इतनी चिंता कांग्रेस की कर ले तो काफी बढ़िया रहेगा। मेरे ख्याल से मजबूत लड़ाई लड़ सकते हैं लोग, परंतु उसकी चिंता तो करेंगे नहीं, क्योंकि वो कहते हैं ना गांव के अंदर, कोटी कुट लेके हाथ लगाना है घर बार तेरा। वो तो सारी चीजों पे कब्जा हुड्डा जी का। इनका तो किसी का हाथ भी लगाने देते ना, इनको मुस्कान देते। वो तो किरण चौधरी को कुछ नहीं समझ रहे, रणदीप सुरजेवाला को कुछ नहीं समझ रहे, कुमारी शैलजा को कुछ नहीं समझ रहे, और उन्होंने तो तंवर को भी कुछ नहीं समझा। और जितने लोग थे, किसी ये कौन सी बातें करते हैं? या तो कोई जानकारी बीजेपी की सारी इनके पास जानकारियां रहती हैं, अपनी पार्टी कोई जानकारी इनके पास नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया कृष्ण बेदी जी, रविंद्र ढुल जी, सुमित हिंदुस्तानी जी, अर्जुन सुडेल जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। हरियाणा में बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम घटा, गठबंधन टूट गया और नए मुख्यमंत्री हरियाणा को मिले नायब सैनी के रूप में। चुनाव आने वाला बहुत मजबूत तरीके से सभी पार्टियां लड़ने का दावा कर रही हैं। सभी हरियाणा की 10 की 10 लोकसभा सीटों पर दावा कर रही हैं। जेजेपी की तरफ से क्या कुछ कहा जाएगा उसके लिए कल तक का इंतजार करना है। अभी तक बहुत कुछ जेजेपी की तरफ से कहा नहीं गया है इस गठबंधन को लेकर। बीजेपी की तरफ से यह बात आई है कि हम 10 की 10 लोकसभा सीटों पर लड़ना चाह रहे थे, लेकिन जेजेपी
सीट मांग रही थी और हमारे लिए संभव नहीं था, इसलिए यह गठबंधन टूटा है। इसके अलावा और क्या कुछ वजह रही होंगी? हरियाणा की राजनीति में इस परिवर्तन से आने वाले वक्त में कितने बड़े परिवर्तन देखने को मिलेंगे, ये वक्त बताएगा। आप बने रहें खबरों अभी तक के साथ। अपना ख्याल रखें। नमस्कार।